जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, कई बच्चों ने मुझे घेर लिया और मुझसे कहा कि इसे मत छूना, ये अपनी माँ की तरह अशुद्ध है। अगर हम इसे छुएंगे तो हमारे हाथ भी अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं है मेरी माँ अशुद्ध, मैं जोर से चिल्लाया। एक बच्चे ने कहा, मेरे पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ एक वेश्या है, तुम एक वेश्या की नाजायज औलाद हो। दूसरे बच्चे ने कहा, वेश्याओं का कोई दोस्त नहीं होता। सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। अचानक मेरी आंखें खुली और मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और पूरे कमरे में कोई नहीं था सिवाय मेरी बीवी के। नाइट बल्ब की मंद रोशनी कमरे में फैली हुई थी। कुछ पलों के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि ये एक सपना है। मैंने पानी पीने के इरादे से गिलास उठाया। गिलास की आवाज़ से मेरी बीवी की आंख खुल गई। तुम ठीक तो हो? इस समय क्यों जाग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। इतना कहकर मैं खिड़की के पास गया। एक ठंडी हवा ने मेरे शरीर को छुआ और मेरा दिल शांत हो गया। मैं इस सपने के बारे में सोचने लगा। ये सपना नहीं, हकीकत थी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई, जिसे मैं भूल नहीं पाया। वर्षों बीत जाने के बाद भी मेरे बचपन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। नापाक माँ का बेटा हूँ। बच्चे बुलाते हैं तो घर की ओर भाग जाता। सारे बच्चे मेरे घर के दरवाजे पर आकर मुझे ताने मारते और मैं दरवाज़ा बंद कर देता। जब आवाज़ें आना बंद हो जाती तो मैं धीरे से कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखता और फिर उसी खिड़की पर बैठकर माँ का इंतज़ार करता। एक कमरे की छत हमारा घर था, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहता था। माँ क्या काम करती थी, कहाँ जाती थी, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जाने से पहले कहती थी कि मेरे आने से पहले घर से बाहर मत निकलना। माँ जब घर आती तो मैं उनसे कई सवाल किया करता था। मम्मी आप कहाँ पे गई थी? फिर मैं अपनी माँ को बताता, माँ आज बच्चों ने तुझे अशुद्ध कहा है। माँ तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि सब मुझे अशुद्ध क्यों कहते हैं? मेरे पूछने पर माँ कहती, तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। और कौन कहता है घर से बाहर निकल? मैं तुम्हें मना करके जाती हूँ ना। मैं कहता, माँ मैं अकेला घर में बोर हो जाता हूँ और बाहर गली में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब कहते हैं कि मैं वेश्या का बेटा हूँ। ये वेश्या क्या है? मेरी जिद के लिए मेरी माँ अक्सर मुझे डांटती और कहती, कौन कहता है तू वेश्या का है? तू तो मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है। तब मैं माँ से कहता, माँ तू ऐसा कर, मुझे अपने साथ काम पर ले जाया कर, मैं भी वही करूँगा जो तुम करोगी। तो माँ कहती है, नहीं तुम ऐसी जगह नहीं जा सकते, वो जगह बहुत गंदी है। तो मैं कहता, माँ इतनी गंदी जगह पर काम क्यों कर रही हो? ऐसी गंदी जगह में काम करना छोड़ दो, फिर कोई तुम्हें अशुद्ध भी नहीं कहेगा और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। तो माँ कहती कि गंदी जगह पर कोई शौक से काम नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है। हाँ लेकिन बहुत जल्द हम इस गली को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे जहाँ आपके कई सारे दोस्त होंगे। मैं अक्सर माँ की बातें नहीं समझ पाता था। एक शाम ऐसा हुआ कि एक आदमी कार लेकर आया और माँ उसके साथ कार में बैठकर चली गई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं खिड़की में बैठकर माँ का इंतज़ार करने लगा और वहीं बैठकर सो गया। जब आँख खुली तो माँ तैयार हो रही थी काम पर जाने के लिए। आज मैंने मन ही मन सोचा, मैं माँ का पीछा करूँगा, वह जगह देखूँगा जहाँ माँ काम करती है और फिर मैं चुपके से माँ के पास चला जाया करूँगा। जब माँ घर से निकली तो मैं उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। माँ का पीछा करने के बाद अब जो मैंने देखा था, उसके बाद कभी मेरे कदम घर की तरफ नहीं गए थे। हाँ मैं घर से भाग आया था। भागते भागते मैं ठोकर खाकर गिरा था और गिरते ही बेहोश हो गया। होश में आने के बाद जब लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ तो मैं दंग रह गया। अब लोग मेरे चेहरे से पढ़ रहे थे कि मैं एक अशुद्ध माँ का बेटा हूँ। एक आदमी ने पूछा, तेरी माँ कहाँ है? तो मेरे मुंह से निकला, मेरी माँ मर चुकी है, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने एक पल में अपनी जिंदा माँ को मार डाला था, उसके 10 साल के प्यार को भुला दिया था। जब लोगों ने सुना कि मेरी माँ मर चुकी है और मैं लावारिस हूँ तो लोगों ने मुझे अनाथ आश्रम पहुँचा दिया, जहाँ मेरी उम्र के और भी कई बच्चे थे। यहाँ मेरे कई दोस्त भी बने और मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं एक अपवित्र माँ का बेटा हूँ। यहाँ मैं भूल गया कि मेरी भी एक माँ है। क्योंकि मैं बच्चों से सबसे बड़ा था, इसलिए मुझे सभी बच्चों का प्रभावी बना दिया गया और पूरे ध्यान से काम करना शुरू कर दिया। महीने और साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बुद्धि के कारण मुझे पूरे बच्चे के कमरे का मैनेजर बना दिया गया। मालिक की गैर मौजूदगी में सारा काम मैं देखता था। मेरा मालिक मुझ पर बहुत खुश था, वह मुझे अपना बेटा मानता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं शादी के बंधन में बंध गया। मेरी चहक से शादी हो गई। मैं चहक से एक शादी में मिला था। ये मैरिज इवेंट मेरे मालिक ने अरेंज किया था। वे अक्सर इस तरह के इवेंट करते रहते थे। वे बड़े उदार व्यक्ति थे। इस सारे कार्यक्रम का काम मेरी देखरेख में हो रहा था। मैं खुद सारी सुरक्षा देख रहा था। एक कर्मचारी ने मुझे आकर कहा, बाहर एक लड़की खड़ी है और वह कहती है कि वह ब्यूटीशियन के साथ है। उसे किसी काम की वजह से देर हो गई है। मैंने उस कर्मचारी से कहा, चलो मैं खुद देखता हूँ। जब मैंने पहली बार चहक को देखा तो वह बहुत घबराई हुई थी और सहमी हुई खड़ी थी। दूर खड़े 2-4 लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वह उनकी नज़रों से बचने के लिए खुद में सिमटी जा रही थी और बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। जब मैं उसके पास गया तो लोगों की आंखों का नज़रिया बदल गया। फिर उसने मुझे अपने लेट होने की वजह बताई और फिर मेरे साथ चलते चलते अंदर आई थी। फिर मुझे धन्यवाद कहते हुए दुल्हन की तरफ चली गई। वहाँ पर सभी दुल्हनें तैयार हो रही थीं। मैं कुछ देर उसी जगह खड़ा रहा, फिर अपने कामों में लग गया। हाँ, लेकिन आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने किसी औरत के बारे में रुककर सोचा हुआ, वरना मुझे औरत नाम से नफरत थी। दूसरी बार मेरी चहक से फ़ोन पर बात हुई थी कि कुछ पेमेंट करनी बाकी थी, इसलिए मैंने दोबारा कॉल की थी। संयोग से दोबारा फ़ोन किया और कॉल चहक ने रिसीव किया। शायद इसमें भगवान की कुछ इच्छा शामिल थी। दूसरे दिन चहक एक लड़की के साथ मेरे ऑफिस में थी। मैं इतना खुश क्यों था? मेरी खुशी मेरी आंखों में दिख रही थी। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। चहक ने मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाई बता दी थी। मुझे भी बेचैनी होने लगी। जब तक मैंने चहक को अपने दिल की सारी बात नहीं बताई, मेरे दिल को चैन नहीं मिला। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ चहक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब चहक ने अपने दिल का हाल बताया तो मैं बहुत खुश हुई। फिर हमने शादी करने का फैसला किया। मैंने चहक को सब सच सच बता दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरी माँ कौन थी। मैं किसी भी हालत में चहक को ये नहीं बताना चाहता था कि मेरी माँ बेस्या थी। आप सभी तक सोए नहीं? चहक ने चुपके से आकर मेरे कंधे पर सिर रखा तो मैं ख्यालों की दुनिया से वापस आ गया। उसने कहा कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? चहक ने बड़े प्यार से पूछा था। नहीं तो चहक, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? लेकिन चहक बोली, हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। मैंने इन 2 महीनों में नोटिस किया है कि तुम अक्सर नींद में करवटें बदलते रहते हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत बुरा सपना देख रहे हैं। मैं अचानक घबरा गया कि कहीं चहक को मेरे अतीत के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर ये सोच के तसल्ली हुई कि चहक कैसे जान सकती है, जबकि मेरे जीवन के इस राज को मेरे सिवा कोई और नहीं जानता। इस घटना के दूसरे दिन अचानक मेरी आंख रात को खुली। मैंने देखा कि चहक बिस्तर पर नहीं थी। अचानक मुझे बाहर से फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा चहक किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। चहक कह रही थी कि मैं कल तुमसे मिलने आ रही हूँ। पहले मैं तुम्हारे मना करने पर नहीं आई, लेकिन अब कुछ भी हो जाए तो भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर चहक ने फ़ोन काट दिया। चहक के कमरे में आने से पहले मैं अपनी आंखें बंद करके लेट गया। चहक भी आकर लेट गई। मुझे एहसास हुआ कि चहक एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। मैं चहक से पूछना चाहता था कि क्या बात है, वह कौन है जिसके लिए वह इतनी परेशान है। फिर सोचा, नहीं, जब वह कल जाएगी तो खुद बताएगी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि चहक ने तो कहा था कि दुनिया में उसका और कोई नहीं है, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई। फिर किस्से के लिए रात भर न सोई। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। नहीं, मेरी चहक ऐसी नहीं है। उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, अपनी ज़िंदगी का हर राज बताया है। इन्हीं सवालों में उलझे उलझे सुबह हो गई। मैं इंतज़ार में था कि चहक मुझे बताएगी, लेकिन चहक ने मुझसे कहा कि वह किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। मैं चहक पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने चहक के पार्लर फ़ोन किया तो पता चला कि चहक पार्लर ही नहीं गई।
वह किसी और से मिलने गई थी, और वो भी मुझसे झूठ बोलकर। आखिर किससे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। न चाहते हुए भी मेरी सोच गलत दिशा में जा रही थी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। घर लौटने पर चहक ने बताया उसे कुछ दिन और पार्लर जाना है। कुछ पुराने ग्राहक हैं, वे सिर्फ उससे ही ट्रीटमेंट चाहते हैं। मैंने चहक को जाने से नहीं रोका, मगर दिल में फैसला किया कि मैं कल चहक के पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वह किससे मिलने जाती है। दूसरे दिन मैंने चहक का पीछा किया। चहक ने बाजार से कुछ सामान और कुछ दवाइयाँ भी खरीदी थीं। चहक रिक्शे से उतरकर एक गली में जा घुसी। कुछ घर छोड़कर चहक एक घर में घुस गई। इसे मेरा सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य, चहक ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। जब मैं अंदर गया तो मेरे कदम खिड़की पर रुक गए। अंदर से चहक के रोने की आवाज़ आ रही थी। चहक कह रही थी कि मैंने आपके कहने पर आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि तुमने मना किया था कि इस दुनिया में मेरा कोई है, मेरे पति को भी नहीं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। दुनिया मुझे चाहे कुछ भी कहे, मैं वेश्या की बेटी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी माँ हो, बस इतना ही जानती हो। चहक बोल रही थी और मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती महसूस हो रही थी। नहीं चहक, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कमरे से आने वाली दूसरी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो दूसरी औरत कह रही थी कि चहक, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक बदकिस्मत माँ, जिसके कारण उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें ताने दें और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। चहक, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देती हूँ जो तुम बचपन से पूछती हुई आ रही हो। हाँ चहक, मेरे इन आंसुओं की वजह कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। एक दिन मैं घर लौटी तो वह घर पर नहीं था। वह इसे सहन नहीं कर पाया और घर छोड़कर चला गया। कोई उसे वेश्या का बेटा कहे, अगर वह मेरे पास होता तो मैं उसे सब सच बताती। चहक, मैं वेश्या की बेटी जरूर थी, मेरा जन्म कोठे पर जरूर हुआ था, लेकिन मेरा बेटा नाजायज नहीं था। मैंने उसके पापा से छुपकर शादी कर ली। फिर जब समय आया तो उसके पिता ने मुझे ये कहकर धोखा दिया कि समाज में एक वेश्या के लिए कोई जगह नहीं है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे शादी करके। ये बात मैंने सबसे छुपाई थी, किसी को क्या बताती। लेकिन जब हमारे कोठे पर सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो सबने मुझे बुरा कहने की बजाय खुशियाँ मनाई। सभी खुश थे कि उनके कोठे पर एक और लड़की आने वाली है और सब उसके लिए एक लड़की होने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन चहक, मैं हर दिन भगवान के सामने ये कहती हुई प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे बेटी मत देना। मैं अपनी बच्ची को वेश्या बनते नहीं देख सकती थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते देते मर गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे एक बेटा दिया। मैं मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन कोठे पर अंदर ही अंदर सब मुझे नफरत की नज़र से देखने लगे थे, क्योंकि बेटे के जन्म के बाद मेरी लापरवाही के कारण मेरा शरीर नाचने के काबिल नहीं रहा था। इसलिए मैंने नाचना बंद कर दिया था। तब मैंने फैसला किया कि मैं अब कोठे पर नहीं रहूँगी। मेरे प्रेमी ने मुझे एक घर दिया। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ रहने लगी, लेकिन मुझे अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कोठे पर जाना ही पड़ा। मेरा एक फ़ैन आ जाता था और मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे। यूं ही कई साल बीत गए। मेरा बेटा 10 साल का हो गया था। वह सब कुछ समझने लगा था। उसने मुझसे बहुत सारे सवाल किए। मैंने उसे डांट दिया। चहक, तेरी माँ से भी किसी ने बेवफाई की और कोठे पर बेच गया। कोठे की मालकिन ने सिर्फ इसलिए तुम्हारी माँ को खरीदा था क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। कोठे की मालकिन ने तमाम जांच पड़ताल के बाद तुम्हारी माँ को खरीदा था। वह जानती थी कि तुम्हारी माँ के पेट में एक लड़की है। तुम्हारी माँ एक अच्छे घराने की थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि वह अपने घर लौट जाए, लेकिन वह नहीं मानी और मुझसे एक वादा लिया कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी और तुम्हें इस दलदल से बचाऊँगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि कुछ भी ऐसा वैसा करने से मना किया। वह मेरी बात मान गई थी, लेकिन वह चाहती थी कि मैं तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हें कहीं ले जाऊं और गायब हो जाऊं। इसलिए मैं चुपके से एक आदमी के साथ इस घर को देखने के लिए ले आई, जहां मुझे गुप्त रूप में रहना था। तेरे जन्म के 2 दिन पहले जब मैं घर लौटी तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और मैंने उसे हर जगह खोजा
और गली के सभी बच्चों से पूछा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सब कहने लगे, एक बेटा कब तक बर्दाश्त करता कि वह एक वेश्या का बेटा है, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया। मैं कैसे बताती सबको कि मैं जैसी भी हूँ एक माँ हूँ। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था, मेरी जान था, मेरा सब कुछ था, पर इस जालिम समाज ने उसे मुझसे छीन लिया था। पर कब जहज दुनिया के लोग इसे समझते हैं। उनकी नज़रों में एक वेश्या का कोई वजूद नहीं है, फिर भले ही वो एक बहन हो, एक बेटी हो या एक माँ हो। तुम्हारे जन्म पर कोठे पर बहुत नाच गाना हुआ था। सब तुम्हें हाथों हाथ ले रहे थे। कोई कह रहा था कि तुम बड़ी होकर कमाल की नाचने वाली बनोगी, तो कोई कह रहा था कि तेरी आंखें कितनी प्यारी हैं। पर उन सब में एक थी जो मुझे बड़ी उम्मीद से देख रही थी, वो थी तेरी माँ। फिर दूसरे दिन रात के अंधेरे में तेरी माँ ने तुझे मेरे हवाले कर दिया और मुझसे कहा कि मेरी चहक को इस जालिम दुनिया से बचा लो। मैं इस मासूम को अपनी गलती की सज़ा नहीं देना चाहती। मैंने तेरी माँ को साथ चलने को कहा, पर वो नहीं मानी। बोली, घर से भागकर अपनी माँ का दिल दुखाया। अब मैं अपनी चहक से दूर रहकर अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगी। उस दिन के बाद तेरी माँ के साथ क्या हुआ होगा मेरे भगवान जानता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस घर में रहने के लिए यहाँ आ गई। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। अंदर से आवाज़ें आना बंद हो चुकी थीं। सिर्फ सिसकियों की आवाज़ों को छोड़कर मेरे भीतर कुछ टूटा था, बहुत ज़ोर से। मैं एक मुसाफिर की तरह चौखट पर गिरने ही वाला था। जिन हाथों ने मुझे गिरने से बचाया, वो हाथ कोई और नहीं, मेरी माँ के थे। पहली आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बेटा संभल कर। और दूसरी आवाज़ मेरी पत्नी की थी। वह कह रही थी, आप यहाँ कैसे? उसके बाद मुझे सारी आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वह थी मेरी अंतर्मात्मा की। मेरी माँ अपवित्र नहीं है और न ही कभी अपवित्र थी। मैं रो रहा था और मेरे साथ मेरा दिल भी रो रहा था। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया, और अब मैं अपनी माँ और बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आपकी मेरी कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।